बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त इंडिया की मूवी द गॉट लाइफ ज़ेर बहस है। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और बहुत कम वक्त में इस मूवी ने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं। नाज़रीन, इस इंडियन मूवी ने सऊदी अरब के कफील सिस्टम को दुनिया भर में बेनकाब करके रख दिया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि नौकरी की तलाश में सऊदी अरब पहुंचने वाला शख्स कैसे ग़ुलाम बना लिया जाता है और उस पर इस कदर जुल्म किया जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ुबान ही बोलना भूल जाता है और वक्तन फ़वक्तन गले से उन मवेशियों जैसी आवाज़ें निकालता है जिनको पालने पर उसे मजबूर किया गया था। यह फ़िल्म एक हकीकी कहानी पर मबनी है जिसके बाद सऊदी अरब के निज़ाम कफ़ालत पर नई बहस और तनकीद शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, अरब ममालिक का कफ़ाला या कफ़ालत का निज़ाम क्या है, इस निज़ाम की क्या ख़ामियाँ हैं और लोग इस फ़िल्म के बारे में क्या कह रहे हैं, हम इस बारे में तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि इस फ़िल्म की मुकम्मल कहानी क्या है जिस पर सऊदी हुकाम इस कदर बरहम हैं कि उन्होंने इस फिल्म पर और इस फिल्म में काम करने वाले ओमानी अदाकार पर पाबंदी आयद कर दी है और ओमानी अदाकार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आइए आपको इस फिल्म की मुकम्मल कहानी बताते हैं ताकि आप इस फिल्म पर होने वाली बातों और तनकीद को और असल हकाइक को सही से समझ सकें। आखिर में आपको असल कहानी का रुख भी बताएंगे जो इस मूवी में नहीं दिखाया गया, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि केराला की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से बनाई जाने वाली आदुजीवेथम दी गोट लाइफ एक असल वाक़े पर मबनी फ़िल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में सऊदी अरब पहुँचने वाला एक शख्स सहरा में मवेशी चराने पर मजबूर कर दिया जाता है। याद रखें, सऊदी अरब के कफ़ालत के निज़ाम के तहत मुलाजमत के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की शख्स का एक सऊदी शहरी कफ़ील होता है जो उसकी रिहाइश और खाने पीने समेत दीगर चीज़ों का ज़िम्मेदार होता है। उसे कफ़ालत या कफ़ाले का निज़ाम कहा जाता है। नाज़रीन, चूँकि ये फ़िल्म एक हकीकी वाक़े पर मबनी है और हकीकी किरदारों से मुतासिर होकर बनाई गई है, इसलिए इस फ़िल्म को देखते वक्त यूँ महसूस होता है जैसे ये वाकई किसी के साथ हुआ है और इस फ़िल्म को देखने के बाद आपको एक मुख्तलिफ एहसास होता है। आइए फ़िल्म दी गोट लाइफ की कहानी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, फ़िल्म के आगाज़ में हम सऊदी अरब के हवाई अड्डे के अंदर नजीब और हकीम नामी दो अफराद को देखते हैं जो इंडिया से आए थे। ये दोनों एक बेहतर मुलाजमत और ज़िंदगी की तलाश में थे ताकि वहाँ काम करके वो हिंदुस्तान के अंदर बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। जिस कंपनी में वो काम पर आए थे उनकी गाड़ी ने उन्हें लेने के लिए आना था, लेकिन काफ़ी देर होने के बावजूद वहाँ कोई नहीं आया। परेशानी की बात यह थी कि मलयालम के अलावा हकीम और नजीब को कोई और ज़ुबान नहीं आती थी। हिंदी आती थी लेकिन टूटी फूटी, जबकि सऊदी जैसे खलीजी मुल्क में सिर्फ अरबी ज़ुबान इस्तेमाल होती थी। इसलिए दोनों किसी से भी बात नहीं कर रहे थे और मदद भी नहीं मांग रहे थे। फिर खुशकिस्मती से उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उनकी ज़ुबान को समझता है, जिसकी मदद से नजीब उस कंपनी को फ़ोन करता है जहां उसे आना था, यानी जिस कंपनी की वजह से वो यहाँ आया था, लेकिन कंपनी में से कोई फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो आदमी अचानक बताता है कि आज वाकई जुम्मा है और सऊदी दफातर में छुट्टी होती है। अब नजीब और हकीम एयरपोर्ट से बाहर आकर इंतज़ार करने लगते हैं कि कोई उनको लेने आएगा। रात हो जाती है। वो अपने जैसे और भी बहुत से लोगों को देखते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से आए थे, लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी कंपनियों के लोग उन्हें लेने आए हुए थे और हर कोई अपनी अपनी कंपनी के नुमाइंदे के साथ चला गया था। काफ़ी ताख़ीर के बाद वहाँ एक बड़ा सुर्ख झंडा लिए एक शेख आता है जिसे फ़िल्म में कफ़ील जूनियर कहते हैं। ये उनको अपने साथ आने का बोलता है और वो दोनों इसके साथ जाने लगते हैं, लेकिन उसकी अरबी ज़ुबान की वजह से वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे होते। अब कफ़ील जूनियर उन्हें एक टेम्पो में अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। ये दोनों टेम्पो गाड़ी में सवार तो हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत हैरान हो गए क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि एक ऐसी बस उन्हें लेने आएगी। अलबत्ता परेशानी के आलम में नजीब और हकीम उस तरफ तवज्जो नहीं देते और सिर्फ ये सोचने लगते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द अच्छा पैसा कमाना है और घर भेजना है। गाड़ी काफ़ी देर चलती है और कफ़ील जूनियर उन्हें लेकर एक वीराने में पहुंच गया था, जहां आकर वो एक और आदमी से मिलता है और अब वो हकीम को टेम्पो से उतार कर उस आदमी के हवाले कर देता है और नजीब को गाड़ी में ही रुकने का बोलता है। अब नजीब समझ चुका था कि वो किसी गलत शख्स के साथ आया है। उस पर वाज़ेह हो गया था कि कफ़ील जूनियर ने हकीम को बेच दिया था।
दूसरा शेख उसको कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कफील जूनियर उनकी बात नहीं मानता और उसे छोड़कर नजीब के साथ आगे चला जाता है। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो एक वीराने में पहुंच चुके थे। अब नजीब और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ना उसके आसपास के लोग उसे समझ रहे थे और ना ही वो अपने मुल्क के किसी फ़र्द के साथ रहने के काबिल था। वो भी उससे अलग हो गया था। ये सब सोचकर वो परेशान होकर साइड पर बैठ गया। बाहर का मौसम बहुत सर्द था और नजीब वहाँ सो नहीं सकता था, इसलिए वो कफील के खैमे में जाकर सो जाता है और साथ ही वो माजी में चला जाता है। नजीब के ख्वाब के उन मनाजिर से नजीब के बारे में पता चलता है कि पहले ज़माने में नजीब एक दरिया से रेत निकालने का काम करता था। उसके बाद उसे उसके एक साथी संतोष ने संतोष के बहनोई के बारे में बताया कि सऊदी वीज़ों का काम करता है और उस वक्त सऊदी वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन डीलर को 10 लाख रुपए अदा करने के लिए नजीब के पास इतनी रकम नहीं थी। लेकिन वो जानता था कि आजकल लोग बाहर के मुल्क में जाकर अच्छी खासी रकम कमाते हैं और बाद में उनके घर के हालात खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। यूं उम्मीद बिकती है कि अगर कोई 10 लाख रुपए लगाता है तो मुस्तकबिल में वो एक अमीर शख्स भी बन सकता है। अब ये सब सोचकर उसने अब ये सब सोचकर उसने अपनी बीवी साइनो के जेवरात गिरवी रख दिए और संतोष की बहनोई की मदद से अपना पासपोर्ट बनवाया। उस कंपनी में जाकर उसमें काम करने के लिए दरख्वास्त करता है। उन्हीं मनाजिर में देखा जा सकता है कि वो हामिला थी और साथ ही नजीब और साइना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो भी चाहती थी कि नजीब सब कुछ अच्छा करे। नजीब अभी ख्वाब ही देख रहा होता है कि नजीब का कफील यानी मालिक उसे लात मारता है, जगाता है और उसे सोने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर एक बूढ़ा बकरियों का दूध निकाल रहा होता है। वो टूटी फूटी जुबान में उससे बात करने की कोशिश करता है और फिर बूढ़ा उसे दूध देता है, उसे कफील को देने को कहता है। लेकिन नजीब को समझ नहीं आती कि वो क्या कहता है और नजीब खुद ही दूध पी लेता है। बूढ़े ने उसे डांट कर कहा कि वो दूध कफील को दे और नजीब अब कफील को दूध देकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो धोखे में फंस गया। लेकिन कफील उसकी बात नहीं मानता और उसको अरबी ज़ुबान में कहता है कि बूढ़े के साथ जाकर काम सीखो। नजीब दोबारा उससे इल्तिजा करता है, रोने लगता है, लेकिन कफील जूनियर उसकी बात नहीं मानता और हंसते उसे काम करने का कहता है। नजीब बहुत परेशान हो जाता है और बाहर चला जाता है। फिल्म में आगे देखा जा सकता है कि बूढ़ा शख्स एक बहुत मोटी रोटी नजीब को खाने के लिए देता है। सब्जी या सालन ना होने की वजह से नजीब को उस रोटी को पानी में भिगोकर खाना पड़ रहा है और ये नजीब के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। वो यहाँ किसी और चीज़ के लिए आया था, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी उससे भी बदतर हो गई थी जो उसके गांव में थी। नजीब वहाँ रहना नहीं चाहता था, नजीब वहाँ से जाना चाहता था, इसलिए वो बूढ़े के पास जाता है और बूढ़े से सड़क के बारे में पूछता है। उसे मालूम होता है कि वो सड़क वहाँ से बहुत दूर है और साथ ही नजीब को बूढ़े की बातों से पता चलता है कि उस बूढ़े को ये भी याद नहीं कि उसका नाम क्या है, वो खुद वहाँ कितने सालों से फंसा हुआ है, उसको तो वक्त का भी कोई पता नहीं था। ये सब जानने के बाद नजीब की हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी। वो सोचने लगा कि उसकी बीवी हामिल है और वो घर पैसे भी नहीं भेज सकेगा। वो अजीब तरह से यहाँ फंस गया था। अब रात हो चुकी थी, लेकिन जब नजीब सोता है तो कहानी फिर से पीछे चली जाती है। वो माजी जहाँ उसकी बीवी और नजीब सऊदी जाने से पहले अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। वो दोनों अपने होने वाले बच्चे के नाम के बारे में सोचते हैं। उसके फ़ौरन बाद वो मंज़र सामने आता है जब नजीब अपने गांव से हकीम के साथ शहर जा रहा था कि वो हवाई जहाज़ से सऊदी जा सके। वहाँ उसने अपनी वालिदा से कहा कि वो अपना ख्याल रखें और इस तरह ये लोग सऊदी अरब में उतरे थे और यहाँ नजीब की आंख खुल जाती है। अगली सुबह वो पानी पीकर फ्रेश हो रहा था कि अचानक कफील जूनियर आकर उसे मारना शुरू कर देता है और पानी छीन कर ले जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पैसे देकर पानी खरीदते थे और वहाँ पानी बहुत महंगा था। वो नजीब को रेत वाला पानी इस्तेमाल करने को कहता है, जिसे सुनकर नजीब और भी परेशान हो जाता है। अगले मंजर में देखा जा सकता है कि एक शख्स वहाँ पानी भर रहा था जो पानी वाली गाड़ी का ड्राइवर था। नजीब ने उससे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं करता। ये उसके लिए रोज़ का मामूल था और इसी दौरान कफील जूनियर वहाँ वापस आता है और नजीब को मारना शुरू कर देता है। पानी को देखकर नजीब अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है और फिल्म के उन मनाजिर में हम देखते हैं कि नजीब साइनों के साथ गांव के दरिया में आराम से नहाता था। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, जबकि गांव के अंदर उसे पानी की कोई कमी नहीं थी और यहाँ के नाहमवार इलाके में वो हर कतरे को तरसता था।
नाज़रीन, इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ है उसमें खुश रहो, उसे ही बढ़ाना चाहिए और कहीं और नहीं जाना चाहिए। जाए तो पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन ये लोग धोखे के अंदर आ गए थे। वो तो एक कंपनी का सोच कर आए थे, लेकिन हुआ ये कि वहाँ जुमे की छुट्टी थी, जिसकी वजह से कंपनी वाले उनको लेने नहीं आए होंगे और यहाँ ज़रूर कोई गलत फहमी हुई थी। उसका फ़ायदा शेख ने उठाया। उस कफील जूनियर ने देखा था कि लोग ना तो अरबी जानते हैं, ना अंग्रेज़ी और ना हिंदी, तो वो किसी से मदद नहीं मांग सकेंगे। इसी वजह से उसे अपना नौकर बनाने के लिए गैर कानूनी तौर पर यहाँ लाया था। नाज़रीन, अगले दिन के मनाजिर में दिखाया गया है कि नजीब को मार कर ले जाया जाता है और कफिल उससे बकरियों का दूध दोहने के लिए कहता है। नजीब को समझ नहीं आती कि वो बूढ़ा आज कहाँ चला गया, और साथ ही नजीब को ये भी नहीं मालूम कि दूध कैसे दोहते हैं। उल्टा बकरी उसे लात मारती। फिर कफील खुद उसे दूध धोना सिखाता है और बाद में उसे भेड़ें चराना सिखाता है। खैर, अब कुछ और दिन गुजर गए और नजीब को हर रोज़ दूध धोने के साथ साथ भेड़ बकरियों को भी चराना पड़ता था। काफ़ी दिन तक वो बूढ़ा कहीं नज़र ना आया। जब नजीब ने गाड़ी के आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। नजीब को अब भी ये मालूम नहीं था कि वो वहाँ कब आया, वहाँ कैसे आया और उसे वहाँ कितनी देर रहना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, वो अपनी जान से तंग आ चुका था। वो बहुत ज़ोर से चीखने लगा। वो रोता हुआ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचता है। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और छलांग लगाकर मरना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी बेनाई गायब हो जाती है। उसकी बेनाई लौटती है तो देखता है कि नीचे एक जगह है जहाँ कुछ गिद्ध फाड़ फाड़ कर कुछ खा रहे थे। अब जब नजीब वहाँ जाकर देखता है तो उसे मालूम हुआ कि दरअसल वहाँ एक लाश थी, जिसे उस तरह देखने के बाद पहचानना मुश्किल था। लेकिन उसे मालूम हुआ कि लाश दरअसल उसी बूढ़े की थी जो नजीब से पहले बकरियां चराता था। या तो उसने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या फिर कफील ने उसे कत्ल कर दिया था। नजीब सोचने लगा कि उसे और हकीम को भी शायद इसलिए लाया गया था कि उनके पुराने नौकर बूढ़े हो गए होंगे। उस बूढ़े की ऐसी हालत देखकर नजीब बहुत परेशान और मायूस हुआ। उसे उसमें अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा था। गिद्ध नजीब पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। नजीब को अपना घर बहुत याद आ रहा था और अब वो जाकर उस अचार को सूंघता है जो आते हुए उसे साइनों ने बांध कर दिया था। नजीब ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे, बीवी और माँ की खातिर वहाँ से निकल जाएगा। चुनाचे अगले दिन नजीब भेड़ बकरियाँ चराने के बहाने थोड़ी दूर चला जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन कफील जूनियर उसे देख लेता है, जो फ़ौरन अपने ऊँट पर बैठकर उसका पीछा करता है। नजीब बहुत कमज़ोर, थका हुआ और बहुत खौफज़दा था और वो थक कर बैठ गया था। कफील जूनियर उसके करीब आया और उसे लाठी से बहुत मारा और वापस ले जाकर भेड़ बकरियों की जगह पर बांध दिया और नजीब के साथ जानवर जैसा सलूक किया जा रहा था। जब उसे प्यास लगती है तो भी उसके साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता है। ना चाहते हुए भी उसे जानवरों की तरह पानी पीना पड़ता है, जिससे जाहिर होता है कि उसके लिए वहाँ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि नजीब की दाढ़ी और भी बढ़ गई है। उसे वहाँ रहने की आदत पड़ गई थी, जैसे उसे मालूम हो कि बहुत कोशिश करने के बावजूद वो वहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि हर तरफ रेत ही रेत थी। लेकिन कहा जाता है कि अंधेरा कितना ही काला क्यों ना हो, हाँ, उसमें घुसने के लिए सिर्फ रोशनी की किरण ही काफ़ी है। और ऐसा ही नजीब के साथ भी होता है। एक दफ़ा भेड़ बकरियां चराते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई, जो पहले बहुत कम पड़ती थी। तो ऐसा हुआ कि जब बारिश शुरू हुई और वो वहाँ से रवाना हो रहा था तो अचानक उसे एक गाने की धुन सुनाई दी जो उसने पहले भी सुनी थी। उसके बाद हकीम उसके सामने आया, जो काफ़ी देर बाद उससे मिला था। वो खुद एक कफील का गुलाम था और उसकी हालत भी नजीब जैसी थी। वो भी उसको देखकर बहुत खुश हुआ, एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। हकीम ने नजीब से बहुत बातें करना चाही थी, लेकिन अचानक उसका कफील वहाँ आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन जाते वक्त हकीम ने नजीब को वहाँ से भागने का मशवरा दिया था, लेकिन नजीब को खुद नहीं मालूम था कि वहाँ से कैसे भागना था। अलबत्ता हकीम से इतने अरसे बाद मिलकर वो कदरे खुश था। कुछ दिन और गुजर गए तो नजीब को अचानक हकीम की तरफ से ख़त मौसूल होता है, जिसे पढ़कर उसे मालूम होता है कि उस दिन जब हकीम नजीब से मिला तो हकीम के कफील ने उसे बहुत मारा। लेकिन अब हकीम के पास एक शख्स है जो उसे उस जगह से निकाल सकता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से वहाँ काम कर रहा था और वो रास्ते भी जानता था। फिर एक दिन नजीब हकीम से मिलने चला जाता है, जहाँ हकीम अपने साथ
इब्राहिम कादरी नामी शख्स को लेकर आया था, जो दरअसल एक अफ्रीकी आदमी था। गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारने से वो भी परेशान था। उसकी बातों से मालूम हुआ कि कुछ दिनों बाद वो कफील के बेटे की शादी होने वाली है, जिसमें सब शरीक होने वाले हैं और उस दिन सिर्फ गुलाम ही रह जाएंगे। उसने कहा कि उसी दिन इब्राहिम हकीम को साथ लेकर आएगा और वो नजीब के साथ भाग जाएंगे। फिर ऐसा ही होता है, जिस दिन कफील के बेटे की शादी होती है उस दिन गुलामों के अलावा सब लोग दावत पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर नजीब ने पहला काम ये किया कि वो बहुत सा पानी पीता है, और अब इतने दिनों के बाद वो नहाकर बहुत खुश था, क्योंकि जब से वो वहाँ आया था उसने मुश्किल से नहाया था। अब नजीब के जिस्म को देखकर पता चलता है कि वो वहाँ रहकर बहुत पतला हो गया था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वहाँ उसे सिर्फ इतना खाना दिया गया था कि वो ज़िंदा रह सकता था, यानी ये लोग खर्च नहीं करना चाहते थे। उसके बाद नजीब फिर वही कमीज़ पहनता है जिसके साथ वो वहाँ आया था, लेकिन जब उसने अपनी पतलून पहनी तो बहुत ढीली पड़ गई, और फिर उसने बेल्ट की जगह एक रस्सी बांध दी और तमाम जानवरों को खाना खिलाया, और वह हकीम और इब्राहिम के साथ वहाँ से निकल पड़ा। आज वो बहुत खुश थे और वो तीनों रात तक चलते रहे। अब उन तीनों को चलते हुए बहुत प्यास लगी। फिर खुशकिस्मती से उन्हें एक और खैमा नज़र आया, जिसे देखकर इब्राहिम वहाँ से पानी चोरी करने लगता है, लेकिन वहाँ के कफील की नज़र उस पर पड़ती है और वो उस पर बंदूक चलाना शुरू कर देता है। अलबत्ता मुश्किल से किसी तरह इब्राहिम अपनी जान बचाकर हकीम और नजीब के पास चला जाता है और तीनों एक जगह लेट कर सो जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन उनकी आंख खुलती है। अब उनको आगे चलना था। अब तक वो सड़क के करीब नहीं आए थे और अब मज़ीद चलने के बाद इब्राहिम को एहसास हुआ कि वो कल रात जल्दी में भागते हुए रास्ता भूल गया है, और अब इब्राहिम को भी नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना है। दूर दूर तक रेत ही रेत थी, जिससे निकलना महाल मालूम होता था। हकीम की हालत बहुत ख़राब होने लगी और उसने अपने सामने एक ढेर देखा और उसको एक ऊँट नज़र आता है, जिसे देखकर वो खुशी से उसकी तरफ भागा, लेकिन वहाँ एक मुर्दा ऊँट का ढांचा था, और जो हकीम ने देखा था वो दरअसल सराब कहलाता है, जो अक्सर सहराओं में खोए हुए लोगों में पाया जाता है। जब इंसान बहुत थक जाता है तो अपने सामने उनका तसव्वुर करने लगता है, जिन चीज़ों की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या उसकी ख्वाहिश होती है। अब उन तीनों को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन सड़क पर पहुंचने से पहले ही नजीब के पैरों में खौफनाक छाले पड़ गए और अब वो चलने के काबिल भी नहीं रहा। तो इब्राहिम ने अपनी जैकेट फाड़कर पाँव के गिर्द बांध ली और तीनों आगे बढ़ने लगे। अब एक वक्त आया जब हकीम की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसे फ़ौरन पानी की ज़रूरत पड़ी तो इब्राहिम ने उसे अपना पसीना पिलाया। तो हकीम में ज़िंदगी के कुछ आसार दिखाई दिए। वो घर वापस जाने के लिए सहरा में भटक रहा था, लेकिन उसकी उम्मीद अब इस कदर टूट चुकी थी कि वहाँ से निकलने की बजाय वो हैवानी ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दे रहा था, जो वहाँ के कफील उसे दे रहे थे। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद हकीम को एक बार फिर शराब नज़र आता है, जिसके अंदर उसे अपने सामने बड़ी बड़ी इमारतें और खाना नज़र आता है। फिर उस खाने पर गिरता है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में वो रेत है। रेत खाते हुए जब इब्राहिम और नजीब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हकीम नजीब को मारने की कोशिश भी करता है। यानी आप देख सकते हैं कि उसकी जहनी हालत कितनी गिर जाती है, लेकिन अचानक रेत खाने से उसे खून आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर नजीब की हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी। अलबत्ता उसी वक्त इब्राहिम ने उसे संभाल लिया और अचानक रेत का तूफ़ान आ गया, जिससे वो दोनों बच गए। अलबत्ता हकीम की लाश रेत के नीचे कहीं दब गई थी और ना चाहते हुए भी हकीम की लाश ना मिलने पर नजीब को अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा था। अब चलते हुए इब्राहिम की हालत भी ख़राब होने लगी। उसके साथ ही नजीब के पाँव पर इतने छाले पड़ गए थे कि उसके पूरे पाँव दर्द से जल रहे थे। लेकिन फिर इब्राहिम की नज़र वहाँ एक छिपकली पर पड़ती है, जिसे देखकर उसने समझ लिया कि करीब ही पानी है, और थोड़ी सी छानबीन के बाद नजीब को पानी मिल जाता है। इब्राहिम को वहाँ पानी नज़र आता है, जिसे देखकर दोनों फ़ौरन उसकी तरफ भागते हैं। ये कोई शराब नहीं था, ये सच था, और आज इतने अरसे के बाद वो पानी पीते हैं जो दिल को तसल्ली देता है। उसी वक्त इब्राहिम ने बोतल में पानी भरा और कुछ देर आराम करने के बाद सफ़र शुरू किया और नजीब के साथ आगे बढ़ता रहा। लेकिन अब जब वो आगे बढ़ा तो देखता है कि आसपास कोई सड़क का निशान नहीं है, जिसे देखकर अब इब्राहिम की हिम्मत भी टूट जाती है। और अगले दिन जब नजीब ने आँख खोली तो इब्राहिम अकेला ही कहीं चला गया था। वहाँ जाने से पहले उसने
नजीब के लिए पानी की बोतल छोड़ दी थी जो उसने नजीब को दी थी। फिर वो किसी मुसाफिर की तरह अपनी मंजिल की तलाश में निकलता है। उसने चलना शुरू किया था और अब उसने आखिरी घूंट भी पी लिया था उस पानी से, जैसे वो अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार पानी पी रहा हो। वो किसी तरह दोबारा खड़ा होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त तक उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं सकता और नीचे गिर गया। उसके हाथ से पानी की बोतल गिरती है और अचानक ऐसी आवाज़ आती है जैसे वो किसी सख्त रास्ते पर गिर गई हो। नजीब एक सड़क पर पहुंच चुका था। ये देखकर उसकी जान में जान आ गई। जिंदगी बिलाखिर बच सकती थी। उसने पहले ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मदद नहीं करता। फिर वहाँ एक बहुत महंगी गाड़ी आकर रुकती जो कि रोल्स रॉयस थी, जिसके अंदर से एक शेख बाहर आता है और नजीब को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे पानी पिलाकर बात करता है। वहाँ से निकलने के बाद नजीब बहुत खुश था। उसने सोचा था कि वो ज़िंदगी में वहाँ से कभी नहीं जा सकेगा। उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, लेकिन अब वो अपनी जगह पर पहुँच गया था। वो घूमना शुरू कर देता है। फिर खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात कंजिका से होती है जो खुद एक मलयाली था। वो नजीब की हालत देखकर फ़ौरन उसकी मदद करता है। नहाने के बाद नजीब अपने घर वालों से राब्ता करता है। नजीब को यहाँ आए हुए 4 साल गुजर चुके थे और 4 साल बाद नजीब की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। उन सालों में नजीब ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बीवी की आवाज़ सुन लेगा, उसे मालूम हो जाएगा कि उसका एक बेटा भी है। ये सब जानने के बाद नजीब ने फैसला किया कि वो किसी भी सूरत में घर पहुंचेगा, लेकिन उसके पास कोई कागजात ना होने की वजह से उन जैसे लोगों के साथ जेल में रखा जाता है। नजीब का पासपोर्ट और तमाम कागजात तो वहीं पर रह गए थे। थाने में नजीब और इब्राहिम की तस्वीर भी नज़र आती है। इनके अलावा कुछ कैदियों को अंदर बुलाया जाता है जेल, और वहाँ ये कायदा था कि अगर कोई कफील वहाँ मौजूद अपने ग़ुलामों में से किसी को पहचान ले तो उसे अपने साथ ले जा सकता है, और जब ऐसा होता है तो कफील अपने ग़ुलाम को जेल के अंदर बहुत मारता और एक जानवर की तरह उसकी तजलील करते हुए उसे अपने साथ ले जाता। नजीब बहुत डर गया था और फिर वही होता है जिसका उसको डर था। कफील जूनियर वहाँ आ जाता है और कफील जूनियर नजीब को पहचान जाता है, लेकिन वो नजीब को देखने के बावजूद आगे बढ़ गया था। और फिर अचानक कफील जूनियर वापस आ जाता है और कुछ बातें करता है। उनकी बातों से मालूम होता है कि दरअसल पहली बार यानी तकरीबन 4 साल पहले जब कफील जूनियर ने हकीम और नजीब को एयरपोर्ट से लिया था, वो उनको धोखा देकर ले गया था। यानी वो यहाँ कानूनी तौर पर काम करने आए थे। अगले दिन उनकी कंपनी के लोग भी उन्हें लेने आए होंगे, लेकिन तब तक कफील जूनियर उन्हें धोखा देकर ले गया था। हालांकि कफील जूनियर को इस गैर कानूनी काम के बारे में मालूम था कि वो एक गलती कर रहा है, लेकिन एक तरह से वो किसी का दलाल था, इसलिए उसने ऐसा किया। नजीब उसका सरकारी गुलाम नहीं था और वो उसे धोखे से ले गया था, इसलिए उस पर यह असूल लागू नहीं होते थे। यूं कफील जूनियर का इस पर कोई हक नहीं था और अब वह उसे वहाँ से नहीं ले जा सकता था। ये सब बताने के बाद कफील जूनियर मगरूर चेहरे के साथ वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि ये लोग 4 साल तक बग़ैर किसी सज़ा के उनके ग़ुलाम रहे और गरीब हकीम तो बग़ैर किसी वजह के मारा गया। और जहाँ तक इब्राहिम का ताल्लुक़ है तो शायद वो सरकारी ग़ुलाम होगा, लेकिन वो वहाँ से भागना भी चाहता था। अलबत्ता नजीब को 3 माह तक जेल में रखा गया और बाद में उसे दीगर तमाम तारकीन वतन के साथ हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाता है जो भाग कर यहाँ आए थे और सऊदी अरब में बग़ैर किसी दस्तावेज़ात रिहाइश पजीर थे। नाजरीन, ये फ़िल्म आदो जीविधाम या द गोट लाइफ की कहानी थी। इस फिल्म की कहानी 2008 में आने वाले बेस्ट सेलिंग मलयालम नावल से ली गई है। कहानी नजीब की हकीकी ज़िंदगी के वाक़े पर मबनी है जिसके साथ ही वाक़या हुआ था, और ये सिर्फ़ एक नजीब की कहानी थी। हकीकत में खलीजी ममालिक में ऐसे हज़ारों नशेब व फराज आए होंगे। नाज़रीन, इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको एक हकीकी कहानी की तरह महसूस होगी। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 16 साल का अरसा लगा, और हम फिल्म के अंदर इस चीज़ का फ़र्क देख सकते हैं कि शुरू में नजीब बहुत कम उम्र नज़र आ रहा था, लेकिन फिल्म के अख्ताम तक उसके चेहरे के खदोखाल काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। इस बात से ही अंदाज़ा लगा लें कि फ़िल्म में नजीब का किरदार अदा करने वाले पृथ्वी राज का वज़न आगाज़ में तकरीबन 98 किलोग्राम था और आखिर में उसका वज़न 67 किलो तक गिर गया। नाज़रीन, याद रखें, इस फिल्म में दिखाया गया नजीब दरअसल
नजीब नामी एक शख्स का सच्चा वाक़या है जो तकरीबन 4 साल तक किसी वीरान खाई में फंसा हुआ था, और वहाँ से निकलने के बाद जब वो किसी तरह अपने घर वापस आया तो उसने द गोट डेज़ यानी भेड़ों और बकरियों की ज़िंदगी के नाम से एक किताब लिखी जो 2008 में सबसे ज़्यादा मकबूल हुई थी। नाज़रीन, हम आपको असल नजीब की कहानी के वो पहलू भी बताएंगे जो फिल्म में नहीं दिखाए गए, और आपको इस फिल्म के बारे में लोगों की आरा से भी आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने कमेंट बॉक्स में हमें इस कहानी के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है कि आप सऊदी ममालिक में मौजूद कफ़ाला निज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। नाज़रीन, अगर हक़ाइक़ की बात की जाए तो रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो हर साल हज़ारों लोग ऐसे ही घपलों का शिकार हो जाते हैं जिसमें उन्हें नौकरी के बहाने मुल्क से बाहर बुलाया जाता है, जिनमें से अक्सर लोग तो अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। कुछ तो शुरू में मारे जाते हैं या फिर सारी ज़िंदगी वहीं रहते हैं, और कुछ को अरबी लोग जानवरों की तरह ग़ुलाम बना लेते हैं। इसीलिए इस फिल्म का नाम गोट लाइफ रखा गया है। उस फिल्म के नाम गोट लाइफ से ही वाज़े हो जाता है कि वहाँ उन्हें भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। खाने को खुराक नहीं थी, पीने को पानी तक नहीं था, और उन्हें किसी भेड़ बकरी की तरह दिन भर मेहनत करने पर मजबूर किया जाता था। अगर आप इस फिल्म को एक बार देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नाज़रीन, फिल्म की कहानी को हमने अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। हम आपको अरब ममालिक के कफ़ाला निज़ाम के बारे में भी बताएंगे और असल कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि लोग इस फिल्म पर क्या तबसरा कर रहे हैं और उनके इस बारे में क्या आरा हैं। नाज़रीन, उसामा गुवेश नामी सारिफ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म पर तबसरा करते हुए लिखा है कि इस इंडियन फिल्म ने सऊदी अरब को गुस्सा दिलाया। उन्होंने लिखा है कि सच्ची कहानी कफ़ाला निज़ाम की खामियां सामने लाई है, लेकिन सऊदी हुकाम गुस्से में भी हैं। उसामा ने दावा किया है कि सऊदी हुकाम ने फिल्म साज़ों और उमानी अदाकार पर इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब की तज़लील की गई। उसामा के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का बैनुल अक़वामी तसव्वुर बेहतर बनाने पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन इस फिल्म ने उस तसव्वुर को ढा कर रख दिया और मुल्क में काम करने वालों के हकूक़ पर एक बहस को जन्म दिया है। क्योंकि इस फिल्म में एक इंडियन नौजवान नजीब की कहानी बयान की गई है जो रोज़गार की तलाश में सऊदी अरब पहुँचने के बाद एक सऊदी शख्स के जाल में फंस जाता है जो उसका कफ़ील होने का दावा करता है। ये सऊदी शख्स नजीब को सहरा में ले जाकर मवेशी पालने का काम देता है, और फिर नजीब नामी किरदार मजबूरी में बरसों लकोदक सहरा में बसर करने पर मजबूर होता है, जिसकी मुकम्मल कहानी आप मुलाहजा कर चुके हैं। नाज़रीन, याद रहे कि इस फिल्म की कहानी एक सच्ची कहानी पर मबनी है जिसका मरकज़ी किरदार एक इंडियन शहरी है जो इस दर्दनाक कहानी को बयान करता है, जो एक नाम नेहाद स्पॉन्सर यानी कफ़ील के हाथों पेश आती है। इस फिल्म में स्पॉन्सर या कफ़ील का किरदार ओमानी फ़नकार तालिबुल बलूची ने अदा किया है। नाज़रीन, दरअसल सऊदी हुकाम को मसला इस वजह से हुआ है कि इस फिल्म में मशरिक़ वुस्ता में रोज़गार की तलाश करने वालों की हालत दिखाई गई है। और याद रखें, सच हमेशा कड़वा होता है। अगरचे इन ममालिक में काम करने वाले सभी लोगों के साथ ये सलूक नहीं हो रहा, और मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग सऊदी और खलीजी ममालिक में बरसरे रोज़गार भी हैं और अपने ख़ानदानों की कफ़ालत करें, लेकिन फिर भी उन ममालिक का जो कफ़ाले का निज़ाम है उस पर मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं। और अगर उन लोगों में से 1 या 2% लोगों के साथ भी अगर ये सलूक किया जाता है जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और इंसानी हकूक़ की सख्त खिलाफ वर्जी भी है। इस पर सऊदी हुकाम को तकलीफ़ या मसला नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें चाहिए कि अपने निज़ाम की इस्लाह करें, बैरूनी ममालिक से आए हुए सादा लोगों के साथ किसी किस्म का जुल्म ना होने दें। नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों से बात सुनी होगी कि अरब के लोगों का गैर मुल्की लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं है। उन लोगों को इंसान नहीं समझते और बात बात पर उनको जलील करते हैं, क्योंकि वो उन लोगों को अपना ग़ुलाम तसव्वुर करते हैं, जो कि सरासर गलत है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये फ़िल्म इंडिया में काफ़ी मकबूल हुई है। आधुजी वेतम का लग़वी मतलब बकरी की ज़िंदगी है। इस फिल्म में पृथ्वी राज सोकुमारन ने नजीब का किरदार अदा किया। इस फिल्म की कहानी उसी नाम के एक शख्स नजीब की हकीकी ज़िंदगी की आजमाइशों से मुतासिर होकर बनाई गई है, जो सन 1990 की दहाई में सऊदी अरब पहुंचा था और फिर उसे अगवा कर लिया गया और 3 या 4 साल बाद वो किसी तरह फ़रार होने में कामयाब हुआ था।
नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं कि खलीजी ममालिक का कफ़ाले का निज़ाम क्या है। आपको बताते चलें कि कफ़ाले के निज़ाम का इतलाक़ खलीजी ममालिक में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों पर होता है। इसके तहत किसी भी खलीजी मुल्क में काम करने के लिए कारकुन के लिए एक कफ़ील या स्पॉन्सर का होना ज़रूरी है, जो उसकी रिहाइश और मुलाजमत के मामलात का ज़िम्मेदार होता है। उस निज़ाम के तहत अपनी मुलाजमत के आगाज़ में गैर मुल्की कारकुन अपना पासपोर्ट और तमाम तर शनाख्ती दस्तावेज़ात अपने कफ़ील के पास जमा कराने का पाबंद होता है। अफसोस की बात यह है कि इस निज़ाम का इतलाक़ मकामी अरब आबादी के घरों में काम करने वाली ज़ाती मुलाजमीन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन पर होता है। यानी एक तरह से बैरून मुल्क से आने वाले किसी भी बाशिंदे को अरब के किसी शहरी का ग़ुलाम बना दिया जाता है और यूँ कफ़ाला के निज़ाम के तहत कफ़ील या स्पॉन्सर कारकुनों की भर्ती के लिए उनके अपने मुल्कों में काम करने वाली रिक्रूटमेंट कंपनियों को फ़ीस और खलीजी मुल्क सफ़र के लिए किराया अदा करता है। इसके अलावा खलीजी मुल्क में आमद के बाद कफ़ील अपने मातहत काम करने वाले कारकुनों की तमाम मुआशी और कानूनी मामलात का ज़िम्मेदार होता है। अगरचे कारकुन के वीज़े का स्टेटस अपने कफ़ील के साथ मुंसलिक होता है, लेकिन तमाम मामलात में वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ किए गए मुआहदे का पाबंद होता है। अगर कारकुन इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे और ये साबित हो जाए कि कफ़ील उसका ज़िम्मेदार नहीं है, तो कारकुन को रिक्रूटमेंट फ़ीस अदा करने के लिए कहा जा सकता है। नाज़रीन, कफ़ाला निज़ाम की एक पाबंदी ये भी होती है कि कारकुन अपने कफ़ील की इजाज़त के बग़ैर अपनी मुलाजमत तब्दील नहीं कर सकता और ना ही वो अपने कफ़ील की इजाज़त के बग़ैर मुल्क छोड़ सकता है। आपको बताते चलें कि बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान में काम करने वाले कारकुन इस निज़ाम से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं और ये खुली हुई हकीकत है कि कफ़ाले के निज़ाम तहत बाज़ कफ़ील अपने कारकुनों से ग़ुलामों जैसे सलूक करते हैं और गैर मुल्की कारकुनों में कफ़ीलों के ख़िलाफ़ शिकायत आम सुनने में आती हैं। नाज़रीन, अफसोस की बात तो यह है कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और बाकी अरब ममालिक में आपको जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं, उन इमारतों में उन्हीं भारत के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, बांग्लादेश और बाकी गरीब ममालिक के लोगों का खून पसीना शामिल है। वरना ये अरब के लोग तो खुद उस काम के नहीं हैं। ये खुद तो एसी वाले कंटेनरों में बैठते हैं और उनके साथ अमरीकी इंजीनियर्स भी एसी वाले कंटेनरों में होते हैं, जबकि हमारे लोग जो इंडिया और पाकिस्तान से रोज़ी कमाने जाते हैं वो उनके लिए मुश्किल से मुश्किल काम करते हैं। उसके बावजूद भी अगर उनका रवैया उन लोगों के साथ दुरुस्त नहीं है तो इन लोगों को इस तरह के हक़ाइक़ सामने लाने पर तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको तो उन ममालिक के बाशिंदों का एहसानमंद होना चाहिए कि वो परदेश में जाकर उनके काम करते हैं। याद रखें, सऊदी ममालिक में जो कफ़ालत का निज़ाम चल रहा है ये दरअसल दौरे जहालत की अक्कासी करता है, जिसमें ग़ुलामों के साथ नारवा सलूक किया जाता था और ग़ुलामों से बेतहाशा काम लिया जाता था और उन पर जुल्म भी किया जाता था। सऊदी दरअसल कफ़ालत के निज़ाम को इसीलिए ख़त्म नहीं कर रहे क्योंकि वो बाहर से आने वालों को अपनी ग़ुलामी में ही रखना चाहते हैं। वरना अमेरिका जैसा मुल्क भी 5 साल के बाद शराइत मुकम्मल होने पर किसी भी मुल्क के बाशिंदे को ग्रीन कार्ड देकर अपने मुल्क की शहरियत दे देता है। अगर एक इंडियन ही अमेरिका में 5 साल गुजारेगा और ग्रीन कार्ड हासिल कर लेगा तो अमेरिका की एम्बेसी उसको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी, चाहे वो किसी भी दूसरे मुल्क में क्यों ना हो। अमेरिका की एम्बेसी उस बाशिंदे की हर तरह की मदद करने की पाबंद होगी। लेकिन इसके बरक्स सऊदी ममालिक में काम करते हुए आप 100 साल भी गुजार दें तो आपको शहरियत मिलना तो दूर की बात है, आपको कफ़ालत के निज़ाम में ही जकड़ कर रखा जाएगा और आपके साथ वही सलूक होगा जो एक ग़ुलाम के साथ होता है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को हक़ाइक़ सामने आने पर तकलीफ़ क्यों हो रही है? अगर वो तरक्की में यूरोपियन ममालिक की पैरवी कर रहा है तो उसको चाहिए कि अपने मुल्क में मौजूद इस तरह के काले कवानीन का भी ख़ात्मा करे। वो यूरोपीय ममालिक की तरह गैर मुल्की बाशिंदों को वही हकूक़ दे जो यूरोपीय ममालिक दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं है। ये लोग बादशाहत के नशे में चूर हैं और बादशाहत के निज़ाम से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो ग़ुलामों के हक़ में कोई बात करेंगी। यही वजह है कि ममालिक कफ़ालत का कफ़ाले के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं और जब इंडिया ने उनके काले करतूतों से पर्दा उठाया तो उनको सख्त तकलीफ़ हुई है जो पूरी दुनिया के सामने है। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि नजीब के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और नजीब के साथ ज़्यादती हुई थी, लेकिन इसके साथ जो बाद में हुआ वो सऊदी अरब का एक मुस्बत पहलू है जो इस फिल्म में
नहीं दिखाया गया। नाज़रीन, असल कहानी जो भी हो, लेकिन उस वक्त जो बहस हो रही है वो इंडियन मूवी द गॉट लाइफ की हो रही है, जिसके रिलीज़ होने पर सऊदीया बहुत नाराज़ है। हालांकि ये फ़िल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो बहुत अरसे बाद एक ऐसी फ़िल्म देखने को मिली है जिसको देखकर यकीन हो जाता है कि सिनेमा इंसानी जहन पर असरअंदाज होने की गहरी ताकत रखता है। ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स ने उर्दू हिंदी वर्जन में लॉन्च की है। क्या खूबसूरत अक्सबंदी है और बाकमाल जज्बाती कहानी है। लेकिन पहले भी बात हो चुकी है कि सच हमेशा कड़वा होता है। यही वजह है कि सऊदी हुकाम इस फिल्म की कहानी पर बरहम है और उन्होंने इस फिल्म पर पाबंदी लगवा दी है। नाज़रीन, जहां इस फिल्म की कहानी एक जज्बात से लबरेज है, वहीं पर यह भी मानना पड़ेगा कि इस फिल्म की अदाकारी बेहतरीन, अक्सबंदी कमाल, कहानी बेमिसाल, बैकग्राउंड मौसीकी तरतीब दी हुई है। यह फिल्म अपने आगाज़ से ही देखने वाले को भूत बनकर चिमट जाती है। नाज़रीन, अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो इस फिल्म के बारे में अपने तासुरात से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और जानने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान